डन। ऑल राइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, स्वागत है आप सब लोगों का बहुत बहुत हमारे बैच प्रयास जेई हिंदी में, जहां हम लोग चर्चा करने वाले हैं चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। हम लोग बातचीत करेंगे यहां पे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे आखिरी कॉन्सेप्ट्स की चैप्टर के। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक चैप्टर और रखवाया है, एक लेक्चर और रखवाया है कल, जिसमें हम सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर देंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज को एक साथ प्रैक्टिस कर देंगे। ठीक है क्या? बात समझ आई क्या? तो हम लोग अगली क्लास के अंदर पूरे पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज पढ़ लो क्लास में जो अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। कल की क्लास के लिए सब लोग बढ़िया से पढ़ के आएंगे, सब लोग अच्छे से पढ़ के आएंगे। ठीक है, सारी चीजें बढ़िया से रिवाइज करके आएंगे, सो दैट जब कल की क्लास में हम प्रैक्टिस करें, हम क्वेश्चंस करें, तो आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि हां भाई, क्लास अटेंड करने का फायदा हुआ है, हमसे सवाल बने हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं जो बच्चे यहां पे साथ साथ पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर के लास्ट में एक पीवाईक्यू सेशन हो जाए, जिससे कि बच्चों की पूरी प्रैक्टिस हो जाए, उन्हें यह समझ में आ जाए कि भाई जो भी हमें पढ़ाया गया है, क्या उसके हिसाब से हमारे कॉन्सेप्ट्स हमसे बन रहे हैं, क्या एग्जाम के सवाल हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बच्चे कह रहे हैं क्या पढ़कर आना है भाई? पूरा चैप्टर, हर्ष पांडे पूरा चैप्टर, ताकि कल की क्लास में जब पोल चलेगा हर सवाल के ऊपर, तो तुम लोगों से क्वेश्चंस हो पाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हो सकते हैं, बट इजी इजी सी चीजें हैं। ऐसा इंग्लिश हिंदी में कोई अंतर होता नहीं है, मैं खुद हिंदी यहां बता भी दिया करूंगा, बट हाँ, अपनी तरफ से एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हम हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हम हर चीज कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़े से ही कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। ध्यान से देखना, हम लोग बातचीत करेंगे आज आखिरी आवर्तीय गुणधर्म के बारे में, जिसका नाम है वैद्युतीर्णता। हम लोग आज बातचीत करेंगे आखिरी आवर्तीय गुणधर्म के बारे में, जिसका नाम है वैद्युतीर्णता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अगला सुनो, एक बच्चा कुछ कह रहा है ना, वो ऑर्डर मैं बताता हूं बेटा। अभी बात करते हैं, चिंता मत करो, बताते हैं, सुनना ध्यान से। वैद्युतीर्णता सीखेंगे, फिर उसके बाद में बेटा हम लोग सीखेंगे ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में। ये एक टॉपिक है जिसपे काफी सवाल आते हैं, है ना। आजकल काफी पूछे जाने लगे हैं मेंस के पेपर के अंदर, उभयधर्मी ऑक्साइड बताओ। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि अम्लीय ऑक्साइड का क्रम बताओ, क्षारीय ऑक्साइडों का क्रम बताओ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं जिन्हें हमको डिस्कस करना है। ऑक्साइडों की प्रकृति हो जाएगी। जब ऑक्साइडों की प्रकृति हम सीख लेंगे, तब हम लोग बातचीत करेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखते हैं, यहां तक हम आज के लेक्चर में पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल के लेक्चर में, पर हां, इस चीज को भी हमको करना है, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। ऑक्साइडों की प्रकृति मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइडों की प्रकृति मतलब हम इन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शुरू करेंगे भाई, टॉपिक को। आइए, इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरा हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तो सेम ही था। ठीक है, हां जी अमन गौतम, मैं आपको कल की क्लास में प्रूफ दिखाऊंगा, जो पढ़ाया वही आया। कल के सेशन का मकसद ही यही है। ठीक है, जो पढ़ाया वही आया। हम जो पढ़ेंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, आप क्वेश्चंस में देख लीजिएगा, सारे के सारे वही हैं क्वेश्चंस।
ठीक है, सारे के सारे वही है क्वेश्चन, अपने गोलू सर पे विश्वास रखो भाई, ठीक है। चलिए देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अब एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है, पहले मैं उसका डाउट बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, पहले मैं उसका डाउट बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। बच्चा कह रहा है सर क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ईजीई का क्रम। भाई मेरी एक बात सुन, अगर क्वेश्चन ने कहा है ईजीई का क्रम, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन ने कहा है ईजीई का क्रम सिर्फ, तो हम लोग इसको ईए का क्रम ही समझेंगे, मतलब हम विदाउट साइन बात करेंगे, विदाउट साइन बात करेंगे। अगर उसने बोला है ईजीई का क्रम विद साइन, मतलब नेगेटिव चार्ज मानने के बाद करना पड़ेगा, कुछ मत करो, तुम ईजीई का नॉर्मल क्रम निकालो, ठीक है। अगर विद साइन बोले तो उसको उल्टा कर देना, ईजीई का नॉर्मल क्रम मतलब ईए का क्रम, ईजीई का नॉर्मल क्रम मतलब ईए का क्रम। तो आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बतानी है, बेटा मेरे डीपीपी सोल्यूशन पेंडिंग चल रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द सारे डीपीपी सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द सारे डीपीपी सोल्यूशन दे दूंगा, आप लोग बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, बहुत सारा पैक्ड शेड्यूल है, थोड़ा सा समय दे दो यार, बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस संडे तक का टाइम दे दो, मैं डीपीपी सोल्यूशन रिकॉर्ड करके दे दूंगा, पक्का वादा। मैं खुद परेशान हूं उस चीज को लेकर यार, थोड़ी सी तबियत खराब हो गई, थोड़ी सी घर पे प्रॉब्लम चल रही थी, टाइम नहीं मिल पाया, बट मुझे पता है ये रीजन सही नहीं है देना बच्चों को, बट मैं पर्सनल बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस संडे तक का समय दे दो, तुम्हें सारे डीपीपी सोल्यूशन दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो आओ सुनो मेरी बात ध्यान से, प्लीज बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सुन लो, ध्यान से सुन लो। यस, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ईजीई का क्रम। अगर ईजीई का क्रम लिखा है मतलब बिना साइन के बताना है, अगर उसे साइन पूछना होगा तो वो लिखेगा ब्रैकेट में विद साइन, ठीक है। अगर उसे साइन पूछना होगा तो वो लिखेगा विद साइन, ठीक है। देखना ध्यान से, हम क्या बोलेंगे, हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ईजीई का मान बढ़ता है विदाउट साइन, है ना, और ऊपर से नीचे आने पे ईजीई का मान घटता है विदाउट साइन, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ज्यादा ऋणात्मक से कम ऋणात्मक की तरफ आते हो, तो अगर नेगेटिव साइन हटा दोगे तो वैल्यूज देखोगे तो घटेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन हटा दोगे वैल्यू बढ़ोगे तो फिर बढ़ जाएगा, है ना। यही चीज ईए की भी होती है, हम ये चीजें विदाउट साइन मान रहे हैं। और हमने कल एक नोट लिखा था पिछले लेक्चर में कि जब भी ईजीई सीधा लिखा हो तो आप विदाउट साइन चेक करेंगे। अगर अपने को ये चीज पता है, ठीक है, ठीक है, चलो तो अब ध्यान से देखना, हमें पता है नोबल गैसेस के लिए तो कुछ होता नहीं, तो पूरी आवर्त सारणी में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि क्लोरीन का ईजीई का मान या फिर ईए सर्वाधिक होता है, आवर्त सारणी में, है ना, सर्वाधिक होता है आवर्त सारणी में। अगर ऐसा है तो आइए इस चीज को लगा के देखते हैं पीरियोडिक टेबल में। हमने बोला यह है फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे है क्लोरीन, यहां इससे जस्ट पहले ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर क्रम होता है ये, और ऑक्सीजन और सल्फर में क्रम होता है ये होता है ना, इतनी बात आप मानते हो ना, ठीक है, कि क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन जीतता है, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर जीतता है। और तुम्हें यह बात का भी एहसास होगा कि क्लोरीन कुछ भी हो जाए सबसे आगे ही आएगा, क्योंकि क्लोरीन का ईजीई सर्वाधिक है, यह बात आपको पता है। अब आप ध्यान से देखना, हमें यह पता है क्लोरीन सबसे आगे आएगा, और अगर आप लेफ्ट से राइट जाएं, अगर आप ऐसे ऐसे जाएं, तो आपको इस बात का एहसास है कि ईजीई बढ़ेगा तो क्लोरीन का मान सल्फर से ज्यादा होगा, और यहां आपको समझ में आ रहा होगा फ्लोरीन का मान ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। यह बात आप समझ पा रहे हो क्या? क्लोरीन का मान फ्लोरीन से भी ज्यादा है, क्लोरीन का मान सल्फर से भी ज्यादा है। अगर आपको ये दोनों समझ में आ रहे हैं, सल्फर का मान ऑक्सीजन से भी ज्यादा है,
फ्लोरीन का मान ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। अगर मैं इन चारों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दूं तो सबसे बेहतर तो क्लोरीन है, क्योंकि वो तो हाईएस्ट होता है। सबसे बेहतर तो क्लोरीन है क्योंकि वो हाईएस्ट होता है। अब आप अगर देखें तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा और फ्लोरीन से बड़ा होता है क्लोरीन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फ्लोरीन ज्यादा और फ्लोरीन से भी ज्यादा होता है क्लोरीन, ठीक है। और ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर ज्यादा। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन की बात करोगे तो फ्लोरीन और सल्फर में कंपैरिजन आ गया। अगर फ्लोरीन और सल्फर में कंपेयर करोगे तो क्लोरीन सल्फर से भी ज्यादा, क्लोरीन फ्लोरीन से भी ज्यादा, और फ्लोरीन ऊपर है, सल्फर नीचे वाले में है, तो ईजीई वैसे ही घटता है। आपको पता है नीचे जाने पे ईजीई का मान घटता है, तो फ्लोरीन को तो सल्फर से ज्यादा होना ही पड़ेगा। वर्ग में नीचे आने पे क्या होता है, ईजीई का मान घटता है, तो फ्लोरीन ऊपर वाले वर्ग में है, सल्फर नीचे वाले वर्ग में है, तो फ्लोरीन को तो ज्यादा ही होना पड़ेगा सल्फर से। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है, ठीक है, क्लोरीन सल्फर से बड़ा है, पर फ्लोरीन और सल्फर में फ्लोरीन बड़ा है, तो फ्लोरीन आ गया, फिर सल्फर आ गया, सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर बड़ा है तो ऑक्सीजन लास्ट में चला गया। तो इस तरीके से आपका ईजीई का क्रम ये आ गया। ये है ईजीई का क्रम या फिर है ईए का क्रम। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये विदाउट साइन है, ये विदाउट साइन है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन का सल्फर से कम कैसे? बेटा यार पिछली क्लास याद करो ना, मैंने तुम लोगों को वर्ग नंबर 16 के अंदर अपवाद बताया था कि ऑक्सीजन अपने वर्ग में लास्ट में चला जाता है। ऑक्सीजन अपने छोटे आकार के कारण अपने वर्ग में लास्ट में चला जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। वो याद होना चाहिए तो हो जाएगा। पॉलिंग स्केल आज पढ़ेंगे अंकित बेटा, आज पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चों को ऑक्सीजन सल्फर का डाउट है ना, जितने भी बच्चों को ऑक्सीजन सल्फर का डाउट है, ये वाली बात प्लीज पिछली क्लास के नोट्स देखें, है ना, पिछली क्लास के नोट्स देखें। हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन होना चाहिए था ज्यादा, पर वो सबसे लास्ट हो जाएगा। क्यों? हमने पिछली क्लास में वर्ग 16 का ऑर्डर पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका भी आकार छोटा है, वो नया इलेक्ट्रॉन लेने में दिक्कत करता है, इसलिए वो इतनी दिक्कत कर देता है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया वो लास्ट में चला जाता है। याद करो, विदाउट साइन ये ऑर्डर है। बट अगर कोई कह दे ईजीई का क्रम बताओ विद साइन, सपोज करो सवाल लिख के कह दे कि ईजीई का क्रम बताओ विद साइन, तो हम क्या बोलेंगे? ऊपर वाले का उल्टा, यानी कि ये। बट 99% यही पूछा जाता है, विदाउट साइन ही पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद जैद, बेटा विद साइन क्लोरीन कैसे सबसे ज्यादा हो जाएगा? क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना सबसे आसान है, मतलब ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्सर्जित होगी, मतलब माइनस के आगे जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, है ना। मतलब क्लोरीन के लिए अगर वैल्यू -126 है, फ्लोरीन के लिए वैल्यू -50 है, तो विद साइन तो -50 बड़ा हुआ ना -126 से, विदाउट साइन 126 बड़ा हुआ 50 से। अंतर समझ रहे हो? अंतर समझ रहे हो? ये बात है, ठीक है, क्लियर है, डन है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है, अच्छा सवाल है, अच्छा हुआ किसी बच्चे ने पूछ लिया, हमने क्लास में लिख लिया, ठीक है जी, डन है, ओके। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़े, ठीक है जी। चलो आगे सुनो, आगे सुनो, ढंग से चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम कर रहे हैं चैट को ऑफ, अब हम कर रहे हैं चैट को ऑफ, आगे बढ़िएगा, ठीक है, आगे सुनिएगा ध्यान से। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट है वैद्युत ऋणता। अगला कॉन्सेप्ट है दोस्त वैद्युत ऋणता। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से ये बैच परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है यहां से जेईई मेंस में अच्छी रैंक निकाली जा सकती है। और अगर यहां से जेईई मेंस में अच्छी रैंक निकाली जा सकती है तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, रैंक निकालने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सवाल तो उतने मार्क्स का ही आएगा 4 नंबर का, पर अगर आपको चीजें अच्छे से आती हैं तो तुम सवाल कम टाइम में जल्दी कर सकते हो। और जितने ज्यादा सवाल करोगे, जितनी अच्छी तुम्हारी इनऑर्गेनिक से दोस्ती हो जाएगी,
उतना ज्यादा तुम्हारे नंबर बढ़ पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये एनालिसिस है कि मैक्सिमम बच्चों को इनऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती, बोरिंग लगती है, उन्हें लगता है याद बहुत करना है। बट हम क्लास में इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि तुम लोगों में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें तो बोरिंग नहीं लगेगी। और अगर उनमें ये जोश आ गया कि इनऑर्गेनिक का सवाल तो सही होना ही है, फिजिकल हम पढ़ते ही हैं, ऑर्गेनिक हम पढ़ ही लेंगे, तो भाई तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया पूरा रेडी हो जाएगा ट्रायो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का। बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे चल ही रहे हैं, जेई मेंस में ऐसी रैंक निकालेंगे ना कि भाई सब देखते रह जाएंगे। ट्रस्ट मी, कंटेंट में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा, कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी हम लोग कोई भी नहीं आने देंगे। तुम लोग अपनी पढ़ाई में कमी मत आने दो। जब हम दोनों ने मिलके ये अच्छा कॉम्बो बना लिया कि हमारी साइड से कंटेंट A1 डिलीवर हो रहा है, तुम्हारी साइड से प्रैक्टिस A1 हो रही है, भाई मतलब फिर तो बताओ रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। और तुम सोचो, जब तुम यहां आओगे, अलग सर तुम्हारा नाम अनाउंस करेंगे, तुम लोग स्टेज पे आओगे, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें सामने से देख रहे होंगे, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, तुम्हें प्राइज दिया जाएगा, सबके सामने तुम्हारा एग्जाम्पल दिया जाएगा कि भाई हिंदी मीडियम का बच्चा है, कम रिसोर्स वाला बच्चा था, उसके बावजूद इसने करके दिखा दिया। फैसिलिटीज उतनी नहीं है, किताबें मार्केट में उतनी नहीं मिलती हैं, मॉड्यूल उतने अच्छे से शायद नहीं मिल पा रहे, बहुत बच्चे खरीद नहीं पा रहे, बट क्लास में इतनी अच्छी मेहनत करी, डीपी भी इतनी बढ़िया से सॉल्व करी, जो इनके टीचर्स ने कहा वो इन्होंने माना, और आज ये तुम्हारे बीच में सिलेक्टेड हैं, ये भी उसी आईआईटी और एनआईटी में पढ़ेंगे। और यार हिंदी मीडियम का बच्चा मेहनती होता है, क्योंकि उसको ये बात शुरू से पता होती है कि यार मेरे पास में कम है, बट मुझे उस कम में से बेस्ट निकालना है। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत फैसिलिटीज होती है, उन्हें परवाह ही नहीं होती। तो मैं चाहता हूं हम वो बच्चे बने, इस बैच से रिजल्ट आए, और मतलब अलग सर जब तुम्हें स्टेज पे बुलाएंगे और तुम्हारा नाम आएगा और तुम्हारी फोटोज अखबार में छपेगी, तुम सोचो भाई कितना वाव मोमेंट होगा वो, है ना। तो वो दिन देखना है अपने को, और वो दिन कब आएगा, जब क्लास में अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे यार ये कमेंट करते हैं, सर आप क्लास जल्दी मत खत्म करा करो, लेट मत खत्म करा करो, ये मत करा करो, वो मत करा करो। भाई एक बात का ध्यान रखो, जो सामने तुम्हारे यहाँ पे खड़ा है बंदा, वो 7 साल से आईआईटीएन और डॉक्टर्स बनाता आ रहा है, उसे पता है क्या कैसे करना है ना। आपके एक या दो जने के कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा ये है कि भाई जब बच्चा क्लास में है, उसको जो सिखाना है वो परफेक्टली सिखा दिया जाए। अब वो जल्दी हो जाए तो बढ़िया, लेट हो जाए तो बढ़िया, क्लास खींचनी पड़ जाए तो बढ़िया, जल्दी छोड़नी पड़ जाए तो बढ़िया, आप उसकी फिक्र मत करो। आपको जितना सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से करो, है ना। ठीक है भाई, चलो बहुत ज्ञान हो गया, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आखिरी आवर्तीय गुणधर्म है हमारा वैद्युत ऋणता। बेटा मैंने परमाणु त्रिज्या पढ़ लिया, मैंने आयनन एंथैल्पी पढ़ लिया, मैंने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं आ गया हूं आखिरी गुणधर्म की तरफ, वैद्युत ऋणता। चैप्टर का नाम था तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीय गुणधर्म। यह है आखिरी आवर्तीय गुणधर्म। अभी तक क्या हो रहा था, परमाणु त्रिज्या की मैंने बात करी थी, किसी परमाणु के नाभिक और संयोजी कोश के बीच की दूरी। आयनन एंथैल्पी की बात करी थी, किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली ऊर्जा। ऐसे ही मैंने बात करी थी किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन डालने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा। अभी तक एक परमाणु के बारे में बात हो रही थी, पर वैद्युत ऋणता कभी भी एक परमाणु के लिए डिफाइन नहीं होती। यह इस चैप्टर का अंत है, पर अगले चैप्टर की शुरुआत है। ये इस चैप्टर का तो अंत है बेटा, पर अगले चैप्टर की शुरुआत है। इसे कभी भी एक परमाणु के लिए नहीं पढ़ा जाता, इसे हमेशा बंधित अवस्था में पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? बंधित अवस्था में पढ़ा जाता है। हम बोलते हैं, लिखते हैं इस बात को, सुनिएगा ध्यान से। हम बोलेंगे यह कॉन्सेप्ट कभी भी एकल परमाणु के लिए, यह कॉन्सेप्ट कभी भी एकल परमाणु के लिए डील नहीं कर सकते। यह कॉन्सेप्ट कभी भी एकल परमाणु के लिए डील नहीं कर सकते, हमेशा बंधित अवस्था में पढ़ा जाता है। यह हमेशा बंधित अवस्था में पढ़ा जाता है।
यह कॉन्सेप्ट हमेशा बंधित अवस्था में पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर बंधित अवस्था में पढ़ा जाता है तो हमने बोला क्या कॉन्सेप्ट है, आओ भाई ध्यान से देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। सुनो ध्यान से, यह कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सपोज करो दो परमाणु हैं, एक ए और एक बी, और इनके बीच में सहज संयोजी आबंध बना हुआ है। दो परमाणु हैं ए और बी, उनके बीच में सहज संयोजी आबंध बना हुआ है। अब तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है ऐसा आबंध जिसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और वो जो शेयरिंग से बनने वाला आबंध होता है उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। कहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंध। अब आप लोगों ने 10वीं क्लास तक यह पढ़ा होता है कि सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग होती है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से एक इधर से, दोनों ए और बी का बराबर का हक है, दोनों पे बराबर की शेयरिंग है। परंतु बेटा वास्तविकता में एक लाइन होती है जो मैं अगले चैप्टर में प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, कभी भी कोई भी आबंध 100% सहसंयोजी नहीं होता, कभी भी किसी आबंध में 100% साझेदारी बराबर बराबर की नहीं होती। कोई ना कोई एक ऐसा परमाणु ऐसा जरूर होता है, कोई ना कोई दोनों में से धुर्त ऐसा जरूर होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करके रखता है। दोनों में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करके रखता है। अगर कोई ऐसा जरूर है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित, ज्यादा खींच के रखता है, तो ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है कि भाई ये दो इलेक्ट्रॉन थे, हमें लगा था ए का भी बराबर का हक है, बी का भी बराबर का हक है, परंतु ऐसा देखा जाता है कि कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखता है। मतलब अगर बी ज्यादा खींच के रखता है, ए कम खींच के रख पाएगा, ए की पकड़ कमजोर हो जाएगी, बी की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। यानी कि बी पे आएगा डेल्टा माइनस और ए पे आएगा डेल्टा प्लस। बी पर आएगा डेल्टा माइनस, ए पर आएगा डेल्टा प्लस, है ना। एक परमाणु ऐसा है जिसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है दूसरे से। अगर बी पे डेल्टा माइनस आया, ए पे डेल्टा प्लस आया, तो हम बोलेंगे कि बी ने इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर रखा है दूसरे के कंपैरिजन में। उल्टा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि शायद ए ज्यादा आकर्षित कर लेता बी के कंपैरिजन में। कोई एक ऐसा जरूर होता है जो ज्यादा आकर्षित करता है अगर दोनों अलग अलग हैं तो। सपोज करो मैंने बोला ऐसा है, सपोज करो मैंने बोला ऐसा है कि H2 जैसा कुछ बना हुआ है ए और ए के बीच में, है ना, H2, O2, N2 ऐसा कुछ है, तो फिर यहां पे वैद्युत ऋणता का कोई स्कोप नहीं है। यहां तो वाकई में दोनों बराबर ही पकड़ के रखेंगे क्योंकि दोनों की हिम्मत एक जैसी है, दोनों की औकात एक जैसी है। पर जहां पे दो भिन्न परमाणु आ जाएं, जहां पे दो भिन्न परमाणु आ जाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म चाहे 2% ही ज्यादा आकर्षित हो जाए, पर किसी एक की तरफ ज्यादा आकर्षित होता ही है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो कहने की, पर किसी एक की तरफ आकर्षण ज्यादा होता ही है। तो हम बोलेंगे किसी भी सहसंयोजी आबंध में अगर दो भिन्न परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी आबंध बनता है, तो किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करने का जो सामर्थ्य है, वो उस तत्व की क्या कहलाती है, वैद्युत ऋणता कहलाती है। हम बोलेंगे इसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित किया है, तो इस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ गया डेल्टा माइनस, उसने थोड़ा कम पकड़ आ गई उसके, तो उस पे आ गया डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस दिखाता है कमी, डेल्टा माइनस दिखाता है आधिक्य। तो हम बोलेंगे यहां पे जो बी है ये कहलाएगा वैद्युत ऋणी तत्व, और यहां पे जो ए है ये कहलाएगा वैद्युत धनीय तत्व। ये कहलाएगा वैद्युत ऋणी तत्व, ये कहलाएगा वैद्युत धनी तत्व। सही है जी, बात समझ आई क्या। कोई एक परमाणु है जिसकी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर होती है, एक है जिस पे ज्यादा होती है, तो एक कहलाएगा वैद्युत ऋणी और एक कहलाएगा वैद्युत धनी। ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताएं, ध्यान से देखें, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज बताएं।
ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं वैद्युत ऋणता को, कैसे डिफाइन करते हैं वैद्युत ऋणता को, आइए लिखें। हम बोलेंगे किसी सहस हम बोलेंगे किसी दो भिन्न परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजी आबंध में दो भिन्न परमाणुओं के बीच बनने वाले सहसंयोजी आबंध में यदि आबंध में एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य है ना, किसी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य वैद्युत ऋणता कहलाता है। वैद्युत ऋणता कहलाता है। ठीक है, किसी आबंध में किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करने का सामर्थ्य वैद्युत ऋणता कहलाता है। सही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही है जी, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया वैद्युत ऋणता। तो जो तत्व आकर्षित करता है वो वैद्युत ऋणी है, जो तत्व आकर्षित नहीं कर पाता, जिस पे पकड़ कमजोर होती है, वो वैद्युत धनी होता है। तो हम बोलते हैं ज्यादातर, सामान्यतः हम ये बोल सकते हैं, सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि जो अधातु होते हैं वो होते हैं वैद्युत ऋणी। और जो धातु होते हैं किसी भी आबंध में वो होते हैं वैद्युत धनी। ठीक है, जो अधातु होते हैं वो होते हैं वैद्युत ऋणी, जो धातु होते हैं वो होते हैं वैद्युत धनी। क्योंकि धातु का काम होता है इलेक्ट्रॉन को दान करना, तो अपने ऊपर प्लस लाके वो खुश हैं, और अधातुओं का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो अपने ऊपर माइनस लाके वो खुश हैं। ठीक है, तो वैद्युत धनी वैद्युत ऋणी ये हो गए। अधातु होंगे वैद्युत ऋणी, धातु होंगे वैद्युत धनी। ये बात समझ में आई क्या? अधातु होते हैं वैद्युत ऋणी, धातु होते हैं वैद्युत धनी। बात समझ आई? बहुत अच्छी बात है। ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, ये चीज क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो बेटा जी इसका भी हमें ट्रेंड समझना पड़ेगा। अगर इसका भी हमको ट्रेंड समझना पड़ेगा तो हम बोलते हैं ट्रेंड ये है भाई कि आवर्त सारणी में बाकियों की तरह ही, बिल्कुल बाकियों की तरह ही आपको ये समझना होगा कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वैद्युत ऋणता का मान घटता है ना। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वैद्युत ऋणता का मान घटता है, और आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर वैद्युत ऋणता का जो मान है वो बढ़ता है। इस बात को समझिए, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वैद्युत ऋणता का मान घटता है, और आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर वैद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। जैसे आयनन एंथैल्पी में भी यही था, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में भी यही था,
यहां भी यही होता है, परमाणु त्रिज्या से हटके क्रम आता है। अगर परमाणु त्रिज्या से हटके क्रम आता है तो इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। हम बोलते हैं नोबल गैसेस के लिए, अक्रिय गैसों के लिए इस कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। हम बोलते हैं अक्रिय गैसों के लिए, अक्रिय गैसों के लिए ईएन का कोई अर्थ नहीं होता। अक्रिय गैसों के लिए ईएन का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, तो हम ये कहेंगे कि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू बढ़ती है। तो हमें ये समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि क्योंकि वैद्युत ऋणता बढ़ती है तो वैद्युत धनात्मकता घटती है ना। हम बोलेंगे वैद्युत धनीयता की अगर बात करी जाए, वैद्युत धन्यता की अगर बात करी जाए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये व्युत्क्रमानुपाती होगी वैद्युत ऋणता के क्रम के, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। वैद्युत धनात्मकता का अगर हम क्रम देखें तो वैद्युत ऋणता के क्रम के क्या होगा, हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये बात आपको समझ में आती है। वैद्युत धनात्मकता का क्रम वैद्युत ऋणता के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होगा तो हम बोलेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत धनात्मकता बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, ठीक है। और आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है। सही है। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। ये बात समझ में आई क्या? हाँ जी, ये बात भी समझ आई। अगर ये बात भी समझ में आती है तो अब मैं इसी से रिलेटेड एक और बात आपको बताता हूं, और वो ये है कि बेटा जी, जिसकी वैद्युत धनात्मकता ज्यादा, इसका अर्थ क्या है? जिसकी वैद्युत धनात्मकता ज्यादा, उसका अर्थ क्या है? उसका धात्विक लक्षण ज्यादा। इसका अर्थ क्या है? उसका धात्विक लक्षण ज्यादा। और जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इसका अर्थ क्या है? उसका अधात्विक लक्षण ज्यादा। क्योंकि यह है इलेक्ट्रॉन गेन करने का सामर्थ्य, वो है इलेक्ट्रॉन से पकड़ कमजोर करने का सामर्थ्य। इलेक्ट्रॉन से पकड़ कमजोर धातु करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षण अधातु करते हैं। तो हम बोले वैद्युत धन्यता का मतलब है धात्विक लक्षण। हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या वैद्युत धन्यता का अर्थ है ना, ये चीज किसके समानुपाती है? धात्विक लक्षण। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसके समानुपाती है? धात्विक लक्षण। इसी तरीके से अगर मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यदि कुछ, अगर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यदि कोई चीज वैद्युत ऋणता के बारे में बात कर रही है, यदि कहीं हम वैद्युत ऋणता के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अधात्विक लक्षण की। ठीक है, क्या समझ में आया इससे? क्या समझ में आया इससे? प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस बात से मुझे यह समझ में आता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है तो अब मैं ये कह सकता हूं कि धात्विक लक्षण बढ़ रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि धात्विक लक्षण बढ़ रहा है। अगर लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट रही है तो मैं इसका मतलब ये कह सकता हूं कि धात्विक लक्षण घट रहा है।
हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं, धात्विक लक्षण घट रहा है। ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी प्लीज बताएं। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो प्लीज बताएं। डन है, पक्का जी। एक में धात्विक लक्षण बढ़ रहा है, एक में धात्विक लक्षण घट रहा है ना। अगर ये समझ में आती है बात, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि अक्रिय गैसों के लिए तो इन फंडों का कोई लेना देना होता नहीं। अक्रिय गैसों के लिए तो इन फंडों का कोई लेना देना होता नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अक्रिय गैसों के लिए यदि इन फंडों का कोई लेना देना नहीं होता, तो आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर वैद्युत ऋणता बढ़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान से देखना, लिथियम से आगे 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 जाओगे, फ्लोरीन पे आके रुकोगे। यानी कि हम बोले फ्लोरीन तक, क्योंकि नियॉन और हीलियम इनके लिए तो कोई मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे ये सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व हुआ पूरी आवर्त सारणी का, है ना। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर इसके लिए 50 है तो इसके लिए 45 होगी, इसके लिए 42 होगी, तो ये हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह अगर मैं वर्ग में नीचे जा रहा हूं तो वैद्युत ऋणता तो घटती है, पर वैद्युत धन्यता बढ़ती है। तो अगर मैं वर्ग में नीचे जा रहा हूं, वैद्युत धन्यता बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पे घटती है, तो हम बोले फ्रांशियम तो रेडियोधर्मी है, सीजियम जो है इसे मैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकता हूं क्या। आपकी पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा वैद्युत धनीय तत्व, सबसे अच्छा धात्विक लक्षण, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी है, सीजियम की। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की। यह बात समझ में आई क्या, पक्का गया, ठीक है। किसी भी आबंध में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता सीजियम की सबसे ज्यादा। सही है, ठीक है जी। तो हमें यह बात समझ में आती है, तो इस बात को हम लिख देंगे। हम बोलेंगे पूरी आवर्त सारणी में, पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व है। और इसी तरह हम बोलेंगे सीजियम एवं इसी तरह सीजियम, जिसे हम कहते हैं CS, सर्वाधिक वैद्युत धनी तत्व है। सर्वाधिक वैद्युत धनीय तत्व है, ठीक है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणी तत्व है, सीजियम जो है वो सबसे ज्यादा वैद्युत धनीय तत्व है। इस बात को प्लीज समझें और गौर करें, ठीक है। अगर मैं बोलूं फ्लोरीन के बाद कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना होता है, तो हां जी, आपको यह ध्यान रखना होता है कि वैद्युत ऋणता का एक क्रम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम का एक टॉपिक पढ़ने में हमारे काम भी आएगा, कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, इसके बाद होती है ऑक्सीजन की, इसके बाद होती है नाइट्रोजन की, और इसके बाद या इससे थोड़ी सी कम होती है क्लोरीन की। इसके बाद या इससे थोड़ी सी कम होती है क्लोरीन की। यह डेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया, क्या आया, सिखाऊंगा। पॉलिंग स्केल कुछ बच्चों को मन है जानने का, बता दूंगा क्या होता है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, सवाल आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। सवाल इन्हीं में से आएंगे जो पॉइंट्स मैंने यहां लिखवाए हैं, ठीक है। सवाल इन्हीं में से आएगा जो पॉइंट मैंने यहां लिखवाए हैं। तो मैंने एक बोर्ड पे बहुत कुछ बता दिया आपको, बहुत कुछ बता दिया आपको। जनता से बहुत देर से बातचीत नहीं हुई है, तो प्लीज मुझे बताएं। हां जी, यस, प्लीज मुझे बताएं। हां जी, प्लीज मुझे बताएं। देखिएगा, शिव
डीपीपी में क्या है मैं चेक कर लूंगा बेटा, कुछ करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा, आप चिंता मत करें जब मैं सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी यहां तक देखें, कोई प्रॉब्लम? जनक प्रजापति आनंद विभव के क्वेश्चन नहीं हुए, ऐसा क्यों बेटा, ऐसा क्यों बेटा? सवाल तो बनने चाहिए, ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, आप मुझे चैट में उसका बता देना क्वेश्चन नंबर क्या है, अगर समय मिला तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, डन है। फोन, ये जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इसे कहते हैं फोन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हाइड्रोजन आबंध समझाऊंगा तब देखना इसका कितना काम आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत ऋणता इतना इंपॉर्टेंट फंडा है, इस चैप्टर में जब मैं इसको पढ़ा रहा हूं तो इतनी खास आपको लग नहीं रहा। ठीक है, कि जैसे बाकी पढ़े थे वैसे ये भी पढ़ लिया, पर वैद्युत ऋणता के बिना अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती। वैद्युत ऋणता जहां पढ़ाया जाता है वहां ऐसे थ्योरी टॉपिक जैसा लगता है, पर आगे हर चैप्टर ऑर्गेनिक का और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का अगला चैप्टर, इसके बिना हिल ही नहीं सकता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी ये बातें जानना जो मैंने यहां लिखी है, धात्विक लक्षण, अधात्विक लक्षण, सारी बातें। ठीक है, यस, ओके, डन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, फोन क्या है सर? ये देखो प्रज्ञा जी, तो बेटा जी ये है फ्लोरीन, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, फोन FON, वैद्युत ऋणता का क्रम है फोन। ठीक है, डन है, पक्का जी। तुम एक बात सोचो, फ्लोरीन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, सीजियम है बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो फ्लोरीन है धूर्त आदमी, सीजियम है भोला आदमी। अगर इन दोनों को साथ कर दिया तो क्या तबाही मचेगी। फ्लोरीन सब ले जाएगा, सीजियम को कहीं का नहीं छोड़ेगा। सही है, फ्लोरीन सब ले जाएगा, सीजियम को कहीं का नहीं छोड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं सर ये नाइट्रोजन क्लोरीन को आपने सेम कैसे करा? तो बेटा ये प्रायोगिक वैल्यूज से पता चलता है। ठीक है, प्रायोगिक वैल्यू से पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है अभी आ रहे हैं उसके ऊपर, मेरे साथ बने रहें। बट हाँ बेटा, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी सेम बात है, ये तो आप फिजिकल में पढ़ के आए हो, इसलिए मैंने नहीं बोली बात, ये आप फिजिकल में पढ़ के आए हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब पढ़ा था जब ये बात होती है। ठीक है, आगे चले, आगे बढ़े, चलो आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सुनना, स्टोरी अच्छी डालते हैं, बस भाई थैंक यू सो मच, तुम्हारा ही सहारा है, नहीं तो जीवन वीरान है, और कोई तो देखता नहीं है। तुम देख लेते हो, तुम तारीफ कर देते हो, अपन खुश हो जाते हैं। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, यहां तक की चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, क्वेश्चन इतने से ही आने वाला है, बट स्टिल कुछ बच्चों का मन होगा कि सर थोड़ा एक्स्ट्रा बता दो, तो मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने वैल्यूज कैसे डिसाइड होती हैं वैद्युत ऋणता की। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन समझ में आ गई बात कि लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रहा है घट रहा है, पर नाइट्रोजन क्लोरीन को लगभग बराबर कैसे किया? कोई वैल्यू होगी जो आपको लगी होगी बराबर है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणता का मापन किया गया कुछ साइंटिस्टों द्वारा, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, कुछ वैज्ञानिकों द्वारा वैद्युत ऋणता का मापन किया गया। क्या मापन किया गया? हम बोलते हैं इसको स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं भाई इसको? स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग रिसर्च बताई इसके ऊपर कि वैद्युत ऋणता को मापने के लिए क्या क्या लॉजिक है उनके पास। तो ध्यान से देखना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रिसर्च बताई, मैं आपको एक एक करके बताता हूं उनकी रिसर्च। सबसे पहले एक बाबा है मुलिकन, सबसे पहले एक बाबा है मुलिकन, उन्होंने अपना मापन दिया। ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि वैद्युत ऋणता जो है, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट उन्होंने किया ऐसे, वैद्युत ऋणता के लिए उन्होंने चिन्ह बनाया ये एक्स, मोल भिन्न जैसा एक्स। ठीक है, उन्होंने बोला मुलिकन बाबा ने कि वैद्युत ऋणता जो है, किसी भी तत्व की वैद्युत ऋणता जो है वो उस तत्व का आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मान प्लस उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान का औसत मान हो जाता है। मुलिकन बाबा ने यह बोला कि किसी भी तत्व के जो वैद्युत ऋणता का मान है वो उसी तत्व की आयनन एंथैल्पी का मान उठा लो, उसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उठा लो और उसका औसत कर दो।
वही वैद्युत ऋणता का मान है। और इस तरीके से उन्होंने चीजों के वैद्युत ऋणता के मान निकाले। पर ये कोई नहीं पूछता, कभी क्वेश्चन नहीं आता, आएगा तो आपको डेटा दिया जाएगा कि अगर कोई तत्व है x जिसकी वैद्युत ऋणता का मान आपको ज्ञात करना है, यदि उसकी आयनन एंथैल्पी का मान 16 है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान है 8, तो 16 और 8 24, 24 बाय 2 12, आंसर आ जाएगा। कर लेना ऐसे। बट बस बताया था हमने, बस सुनना है, नोट करना है, आगे बढ़ना है। कोई खास सवाल इस पे आने के चांसेस है नहीं। फिर उसके बाद में आए पॉलिंग बाबा, उन्होंने तो भैया गदर मचा दी, उन्होंने तो भाई साहब गदर मचा दी। उनका तुम फॉर्मूला देख लो जरा। दूसरे भाई साहब थे पॉलिंग भाई साहब। ऑल्दो इन्होंने जो मापन दिया था, कहा जाता है कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मापन था, सबसे बढ़िया मापन था। इन्हीं से वैल्यूज जो आई उन्हीं को हम यूज करते हैं। बट जो इनका तरीका था ना वो बड़ा अजीब सा था। इन्होंने बोला कि कोई भी बॉन्ड बनता है AB, तो वो कैसे बनता होगा। तो इन्होंने बोला कि ये एक परमाणु अणु है A2, ये एक अणु है B2, ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं AB के अणु। ठीक है, इन्होंने बोला कोई अणु है A2, कोई अणु है B2, इनकी क्रिया से बनता है AB। तो यहां पे अगर आपको वैद्युत ऋणता का प्रमाण ज्ञात करना है तो उन्होंने बोला इसके लिए तुम्हें बंधन ऊर्जाएं देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ जाएगी? बंधन ऊर्जाएं देखनी पड़ जाएगी। क्या होती है बंधन ऊर्जाएं? क्या होती है बंधन ऊर्जाएं? बेटा बंध बनाने की ऊर्जा होती है या तोड़ने की ऊर्जा होती है? सॉरी यस, उन्होंने क्या बोला? बंध तोड़ने की जो ऊर्जाएं होती हैं वो देखो कि A2 को तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी, B2 को तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी, AB को तोड़ने में कितनी ऊर्जा लगेगी। तो उन्होंने बोला एक टर्म है EAA, मतलब A2 आबंध को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा। ठीक है, अगर हम बात करें E ऑफ BB, तो इसका मतलब है B2 आबंध को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा। और इसी तरह एक है AB, ये हो जाएगा AB आबंध को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा। ओके, अगर ऐसा है तो इसने बोला कि इसके टर्म्स में हम वैद्युत ऋणता की बात कर देते हैं कि AB के केस में वैद्युत ऋणता कैसे आएगी। उन्होंने बोला 0.208 अंडर रूट बंद ऊर्जा AB की, AB आबंध की बंद ऊर्जा का डेटा, माइनस इसके अंदर एक और अंडर रूट AA बंध की बंद ऊर्जा इंटू BB बंध की बंद ऊर्जा। प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास 0.208 अंडर रूट, ठीक है, 0.208 अंडर रूट AB बंध की बंद ऊर्जा माइनस AA की बंद ऊर्जा इंटू BB की बंद ऊर्जा। सर ये क्या चीज है? तो बेटा जी ये है अंतर, ये है अंतर, मतलब B की वैद्युत ऋणता माइनस A की वैद्युत ऋणता, ये अंतर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये चीज इसके बराबर है 0.208 अंडर रूट ऑफ E ऑफ AB माइनस E ऑफ AA इंटू E ऑफ BB। सही है, सारी बंधन ऊर्जाएं आपके पास हैं, हमने वैल्यूज रख दी हैं और हमारा काम बन गया है। बट हां, ये दिखने में अजीब है, आपको कभी कैलकुलेशन नहीं करनी, आपके पास कभी सवाल नहीं आने वाला इसको सॉल्व करने का, पर हां जी हमें इस पे जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि इससे जो डेटा निकला वो काफी सही निकला और उसके डेटा से हमें कुछ वैल्यूज मिली जो हमें ध्यान रखनी है। कि जैसे पॉलिंग के स्केल ने बोला फ्लोरीन की वैद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है और वो होती है 4, इनका मैक्सिमम वैल्यू ही 4 था कि फ्लोरीन की वैद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है जो होती है 4, ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता उससे थोड़ी सी कम है जो होती है 3.5, ठीक है,
नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणता उससे थोड़ी सी कम है, जो होती है लगभग 3.1, और क्लोरीन की वैद्युत ऋणता कुछ जगहों पे 3 लिखी होती है, कुछ जगहों पे 3.1 लिखी होती है। जो सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। क्लोरीन होता है 4, ऑक्सीजन होता है 3.5, नाइट्रोजन होता है 3.1, क्लोरीन होता है या तो 3 या 3.1, लगभग ऐसा। ठीक है, इसीलिए मैंने वो नाइट्रोजन और क्लोरीन पे लगभग सेम लगाया था कि 3.1 या 3 कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे चलता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने वैद्युत ऋणता का अंतर ज्ञात किया, इस तरीके से आपने वैद्युत ऋणता का अंतर ज्ञात किया पॉलिंग के स्केल से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है जी, इसे छापो प्लीज। कभी भी कैलकुलेशन नहीं करने के लिए आएगी। वैद्युत ऋणता का डेटा भी हमने सीख लिया, दैट्स इट। रिजवान बेटा, फ्रांशियम को हम इस गणना में काउंट नहीं करते क्योंकि फ्रांशियम रेडियोधर्मी है, हम रेडियोधर्मी की बात नहीं करते। ठीक है, वैल्यू याद नहीं करना, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, जो लिखवाया है देख लो, बाकी कोई खास नहीं है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखें ध्यान से, प्लीज देखें ध्यान से, प्लीज देखें ध्यान से। कैसे करोगे देखो भाई। हाँ जी, प्लीज इसको नोट करें, हम पानी पी लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक सब सही है क्या? कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, प्लीज बताएं। क्या रीजन नहीं बताया बेटा? क्या रीजन रह गया बेटा, प्लीज बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बच्चे कहेंगे मास्टर कहाँ गया? बेटा चार्ज पे लगा रहा हूं सिर्फ फोन को। यस, हाँ जी, यहां तक की चीजें ठीक है क्या? आगे बढ़े? हाँ जी, ठीक है, ओके। आवर्ती गुण की बेटा इसका इसलिए नहीं बताया रीजन, क्योंकि रीजन की एज सच कोई जरूरत है नहीं, टॉपिक वही है, सिंपल सी बात है। होता क्या है ना, ये पता चलता है कि वैद्युत ऋणता जो है वो जेड इफेक्टिव के समानुपाती होती है। सिंपल सी बात है, जो वैद्युत ऋणता होती है ना वो जेड इफेक्टिव के समानुपाती है, जैसे बाकी चीजें हैं। क्योंकि भाई जितना धनात्मक आवेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उसमें से, सिंपल सी बात है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो वैद्युत ऋणता बढ़ जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने में हर बार वाला सेम लॉजिक कि बेटा परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा तो दैट्स इट। आपके दादाजी पहले तो अपना नाम चेंज करके आओ, फिर आपका डाउट हैंडल किया जाएगा। ये बदतमीजी अपन से बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चले, चलो आगे चले। अगर यहां तक की बातें समझ आती है तो एक मापन का स्केल और बचता है, एक मापन का स्केल और बचता है, आइए उसको देख लेते हैं। एक मापन का स्केल और बचता है, आइए उसको देख लेते हैं, एंड वो है एलर्ड रॉको स्केल, है ना? ये है एलर्ड रॉको स्केल। ये कैसे निकलता है? ये कहता है कि वही मैं आपको वैद्युत ऋणता का अंतर बता सकता हूं। ये कहता है मैं आपको वैद्युत ऋणता का अंतर बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं? इस बार थोड़ा फॉर्मूला अलग है, इस बार फॉर्मूला थोड़ा अलग है। ये कहता है कि किसी भी तत्व का जो वैद्युत ऋणता है वो बराबर है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। उस पर तत्व की परमाणु त्रिज्या और उसका जेड इफेक्टिव का मान अगर आपको पता है तो आप उस तत्व की वैद्युत ऋणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। बट ना तो हम जेड इफेक्टिव निकालना सीखते हैं, ना हमें परमाणु त्रिज्या का डेटा याद करना होता है। तो हमको एलर्ड रॉको स्केल के बारे में, इसको मैं AR लिख देता हूं, एलर्ड रॉको, ये हमें डेटा बस हमने सुना और हम आगे बढ़ गए।
ये हमने सुना और हम आगे बढ़ गए। कुछ कुछ जगहों पे एक और चीज होती है, ये मुलिकन का वैद्युत ऋणता है ना, ये मुलिकन की वैद्युत ऋणता है ना, तो इसे एक्सएम लिखा जाता है। ये पॉलिंग की वैद्युत ऋणता है, तो कभी कभी पॉलिंग की वैद्युत ऋणता को मुलिकन के डेटा से भी निकाला जाता है। ये एक फॉर्मूला कुछ किताबों में लिखा होता है, अगर आप ध्यान रखें तो बहुत है। ठीक है, एक्सपी का मतलब पॉलिंग की वैद्युत ऋणता उसी तत्व की, और इसका मतलब हो गया मुलिकन के मापन से वैद्युत ऋणता। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? डन है क्या? बहुत अच्छी बात है। पॉलिंग से वैद्युत ऋणता आ गई, मौलिकन से वैद्युत ऋणता आ गई। तुमने पॉलिंग का मापन, मुलिकन का मापन, एलर्ड रॉको का मापन सब कर लिया अच्छे से। ठीक है, कुछ काम नहीं आते, बस स्केल्स बताने थे, हमने बता दिया, दैट्स इट। काम तो आपके वही आएगा कि वर्ग में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, कहां क्या ऑर्डर्स लगते हैं, कैसे लगते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं बड़ा आसान सा, ईएन का क्रम हमें बताना है। पहला सवाल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या बोलेंगे? ईएन का क्रम क्या होगा? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे ईएन घटता है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम आयोडीन। ठीक। सेकंड, सेकंड, सेकंड मैंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तीसरा मैंने बोला बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चौथा मैंने बोला, चलो चौथा एक सवाल की तरह डिस्कस करेंगे अलग से। यस, तो हम यहां पे ऑर्डर्स कैसे लगाएंगे? ये सब एक ही वर्ग के तत्व हैं, वर्ग में नीचे जाने पे वैद्युत ऋणता का मान घटता है, ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब एक ही आवर्त के तत्व हैं। अगर एक ही आवर्त के तत्व हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पे वैद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, ये ऑर्डर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये सारी बातें समझ में आती हैं तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने कुछ तत्व लिखे हैं, ये है। ठीक है, इनके लिए वैद्युत ऋणता का सही क्रम आपके हिसाब से क्या होगा, आपको बताना है। मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं। यस, ये चार ऑप्शन है मेरे पास, ये चार तत्व है मेरे पास। मुझे बताना है वैद्युत ऋणता का सही क्रम कौन सा होगा। ठीक है, आप ध्यान से दिमाग लगाएं, इसको ट्राई करके देखें ताकि आप लोग को आइडिया लगे कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, हमने यहां पे आपके लिए बनाया हुआ है समय, पोल में ट्राई करें इस क्वेश्चन को। प्लीज इस सवाल को ट्राई करें अपने दिमाग से। कैसे करोगे? मैं चैट ऑन नहीं कर रहा, नहीं तो एक का आंसर देख के सारे बच्चे आंसर लगाने लग जाते हैं। तो यस, ठीक है। यस,
हाँ जी, करेंगे इसको डिस्कस, करेंगे इसको डिस्कस, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हाँ जी बताइए। फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वैद्युत ऋणता का सही क्रम, वैद्युत ऋणता का सही क्रम इनमें से क्या होगा, कैसे होगा? प्लीज बताएं बात को ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या करेंगे बेटा जी। हमें लगाना है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इन तत्वों को ऑर्डर में और हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखो, कार्बन, कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, यहां होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आगे होता है फास्फोरस। ठीक है, कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पे वैद्युत ऋणता बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे वैद्युत ऋणता घटती है। आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पे वैद्युत ऋणता बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे वैद्युत ऋणता घटती है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे नाइट्रोजन और कार्बन में कौन जीतेगा? नाइट्रोजन जीतेगा कार्बन से। मान रहे हो ये बात? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे वैल्यू बढ़ती है। फास्फोरस और सिलिकॉन में फास्फोरस जीतेगा सिलिकॉन से। ये बात भी सही है, ठीक है। वर्ग में नीचे जाने पे वैद्युत ऋणता घटती है, कार्बन और सिलिकॉन में कौन जीतेगा? कार्बन जीतेगा। और नाइट्रोजन और फास्फोरस में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन जीतेगा। ये बात आप समझते हो क्या? ये बात आप समझते हो क्या? है ना? ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, कार्बन ऊपर वाले वर्ग का है, फास्फोरस नीचे वाले वर्ग का है तो नीचे वाला वर्ग ना, तो वैल्यू तो कम ही होगी ना, चाहे कुछ भी हो। तो कार्बन फास्फोरस में कार्बन ही जीतने वाला है। ऐसे ही नाइट्रोजन सिलिकॉन में नो डाउट नाइट्रोजन ही जीतने वाला है। यहां कोई अपवाद वाला ऑर्डर है नहीं, तो कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने तुम्हें इतने सारे हिंट दे दिए, आपको समझ आ जाएगा कौन सबसे आगे, कौन सबसे आगे। ये बात कॉमन सेंस है। सबसे बड़ा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर बाकी सारे होते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ढूंढो, क्या कहीं पे फ्लोरीन है? नहीं। क्या कहीं पे ऑक्सीजन है? नहीं। बचता है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन बचता है तो नो डाउट सबसे बड़े तो नाइट्रोजन का ही केस होगा। नो डाउट सबसे पहले तो नाइट्रोजन ही होगा। अगर सबसे पहले नाइट्रोजन होगा तो ये हो गया नाइट्रोजन सबसे आगे। तो आंसर हमें यही लगना चाहिए। परंतु भाई ये मत भूलो, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी है, तो ये भी हो सकता है। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी है, ये भी हो सकता है। तो या तो बी हो सकता है आंसर, या डी हो सकता है ना, या फिर सी भी हो सकता है। देखो यहां भी नाइट्रोजन सबसे आगे है भाई, ये तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तो बी सी डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब क्या करें, अब क्या करें? तो अब हमें पता है कि नाइट्रोजन सबसे आगे, नाइट्रोजन के बाद कौन आएगा? तो देखो नाइट्रोजन कार्बन से बड़ा है ना, नाइट्रोजन कार्बन से बड़ा है, नाइट्रोजन फास्फोरस से बड़ा है, नाइट्रोजन सिलिकॉन से भी बड़ा है। पर ऑब्वियसली इनकी वैद्युत ऋणता ज्यादा होगी नीचे वालों से। कार्बन नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणता ज्यादा होगी नीचे वालों से। कार्बन नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणता ज्यादा होगी नीचे वालों से, क्योंकि वर्ग में ऊपर वालों की वैद्युत ऋणता अधिक होती है, नीचे वालों की कम होती है। तो अगर ऊपर वालों की वैद्युत ऋणता अधिक होती है तो ये दोनों बाद में आएंगे, ये दोनों ऊपर आएंगे, और इन दोनों में भी नाइट्रोजन ज्यादा होगा कार्बन से, तो नाइट्रोजन के बाद में कार्बन ही आएगा। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ग में नीचे जाने पे वैद्युत ऋणता घटती है। तो कार्बन नाइट्रोजन आपस में कुछ भी हो, पर नीचे वालों से तो ज्यादा ही वैल्यू रख रहे होंगे, तो नाइट्रोजन के बाद कार्बन आएगा। अब कार्बन के बाद कौन आएगा वो दिमाग लगाना है। तो कार्बन के बाद फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद सिलिकॉन। ये देखो इन दोनों से आपको हेल्प मिलेगी। कार्बन के बाद फास्फोरस और फास्फोरस के बाद सिलिकॉन। ठीक है, ठीक है। अगर ये है तो कार्बन के बाद फास्फोरस और फास्फोरस के बाद सिलिकॉन। आंसर आ गया बी ऑप्शन, आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखिए ध्यान से, समझ में आई क्या बात? आंसर आ गया बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? आंसर आएगा बी ऑप्शन। 39.47% बच्चों ने ठीक भी किया है। ठीक है जी, फर्स्ट वाले को मैं ब्लॉक करवाऊंगा बहुत जल्द, सेकंड वैभव मिश्रा, थर्ड मोनू सैनी। ठीक है जी,
बहुत अच्छी बात है। यहां तक देखिए भाई, समझ में आई क्या बातें? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो प्लीज बता दें। यहां तक बातें समझ में आई क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, प्लीज बताएं। यस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, प्लीज बताएं। हाँ भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, प्लीज बताएं। हाँ जी, डन है, पक्का जी, बढ़िया है। ओके, ओके, डन हो गया ना? पक्का जी। एक और क्वेश्चन करें क्या? आइए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, जल्दी देखिएगा। एक और सवाल देखिएगा। हमने बोला सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, वैद्युत ऋणता का क्रम। ऑप्शंस देखना। ये ठीक है, ये चार ऑप्शंस हो गए, ये चार ऑप्शंस हो गए। ध्यान से सुनिए कैसे होगा, ध्यान से सुनिए कैसे होगा। यस, प्लीज ट्राई करें इस सवाल को, प्लीज ट्राई करें इस सवाल को। कैसे करोगे बताओ भाई, कैसे करोगे बताओ भाई? तुम पता है बिना पेन उठाए ये सवाल कर सकते हो, बिना पेन उठाए ये सवाल किया जा सकता है। यस, हाँ जी, यहां तक सब ठीक है? यहां तक सब ठीक है? ट्राई करो भाई। टाइमिंग बेटा सबके हिसाब से है, टाइमिंग ना सबके हिसाब से कि क्लास में जितने बच्चे हैं हर बच्चा सवाल कर पाए। ऐसा किसी के साथ ना हो कि भाई हमसे तो हो ही नहीं रहा है सर सवाल, है ना? ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए कि हमसे सवाल ही नहीं हो रहा है, तो वो वाली चीज ना हो। यस, डिस्कस करें। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको। जिनके लिए चल रहा है वो चलता रहेगा पोल। सुनना ध्यान से। हमने बोला सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो सवाल करने का बड़ा सीधा हिसाब किताब। सर आपने ये बताया था, आपने ये बताया था, लगभग लगभग ये हमने सीखा हुआ है। तो सर सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन ही होता है, फिर ऑक्सीजन ही होता है ना? इतनी बात तो हमको पता ही है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन तलाशेंगे जहां फ्लोरीन और ऑक्सीजन आ जाए, जहां फ्लोरीन और ऑक्सीजन आ जाए। तो पहला तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। अब सर सल्फर क्लोरीन में कंफ्यूज होके फायदा क्या? इन चार के बाद ही आएगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा इन चार के बाद ही आएगा। तो यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद यहां क्लोरीन भी लिखा हुआ है, तो आंसर तो वैसे ही सी होना है। इतनी बात तो हमको क्लास से पता होनी चाहिए, इतनी बात तो हमने जो भी डेटा अभी तक क्लास में पढ़ा है उससे पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमने बोला लगभग बराबर या ज्यादा कम हो सकती है ना? ठीक है, तो हमने बोला आंसर हो जाएगा सी, जो काफी बच्चों ने ठीक दिया है। वेरी गुड, नितिन कुमार, जतिन कुशवाहा, पिंटू कुमार, बहुत सही। ठीक है जी। जिन बच्चों को ये ऐसे नहीं समझ में आया,
ठीक है, जिन बच्चों को ये ऐसे नहीं समझ में आया फिर भी हम बात कर लेते हैं तरीके से। हमने लगाया वैद्युत ऋणता के आधार पर आवर्त सारणी में चीजों को, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, ये किया। अब हमको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे वैद्युत ऋणता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पे वैद्युत ऋणता घटती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये है फ्लोरीन की वैद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा, है ना। यहां पे समझ में आया क्लोरीन की वैद्युत ऋणता सल्फर से ज्यादा। ठीक है, यहां समझ में आया ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता सल्फर से ज्यादा, और यहां समझ में आता है फ्लोरीन की वैद्युत ऋणता क्लोरीन से ज्यादा। और कहीं ना कहीं आपको यह भी पता है, कहीं ना कहीं आपको यह भी पता है कि सल्फर और फ्लोरीन में फ्लोरीन ही जीतेगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन ही जीतेगा। जब ये इतने सारी चीजें पता है तो फिर ऑर्डर बनाने में कैसी दिक्कत। कोई अपवाद है ही नहीं, सत्यम झा, यहां पे कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, तो क्या करा हमने, हमने बोला सबसे ज्यादा तो भैया फ्लोरीन ही होगा क्योंकि फ्लोरीन हर तरीके से सबसे अधिक है, फिर ऑक्सीजन ही होगा क्योंकि फ्लोरीन के जस्ट पहले ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी इन ऊपर वालों की नीचे वालों से तो ज्यादा ही होनी है वैल्यू। ठीक है, अब फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन ही जीतेगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे वैल्यू बढ़ती है, तो सल्फर को तो लास्ट में ही आना पड़ेगा। अगर सल्फर को लास्ट में आना पड़ेगा तो ये ऑप्शन है जिसमें सल्फर लास्ट में है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, सी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कहीं पे भी वैद्युत ऋणता का क्रम बना सकते हैं। आपने वैद्युत ऋणता भी सीख लिया और इन्हीं में आज की क्लास में आपने इलेक्ट्रॉन बंधुता भी सीखा है। आई गेस क्लियर है चीजें, सही है, डन है। तो बेटा जी इसी के साथ हमने क्या बोला, इसी के साथ हमने क्या बोला कि हमारे वैद्युत ऋणता के सवाल भी हमको करने आ गए, वैद्युत ऋणता के सवाल भी हमको करने आ गए। सही है जी। अगर हमको वैद्युत ऋणता के सवाल भी करने आ गए हैं तो हम चलते हैं अगले फंडे की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, हम चलते हैं अगले फंडे की तरफ जो कि है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब बेटा यहां पे ना याद करने का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, बट मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं जिससे आप इजीली याद कर पाएंगे, तो प्लीज उस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पे मैं खुद कह रहा हूं याद आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। डेटा लॉजिक कम है, याद करने की चीजें ज्यादा है। नेचर ऑफ ऑक्साइड पर इस पे सवाल आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें याद करना ही पड़ेगा, इस पे सवाल आते ही हैं। ठीक है, हर बार जेईई मेंस के पेपर में, नीट के पेपर में आजकल बहुत आने लगा है। पहले जेईई एडवांस में इंटीजर टाइप की फॉर्म में आता था, आजकल एमसीक्यू में भी आने लगा है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ओके, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। पहला होगा उदासीन ऑक्साइड। हमें पढ़ना पड़ेगा पहले उदासीन ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, अगला अम्लीय ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। अगला क्षारीय ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। एक होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो उदासीन वो होते हैं जो ना अम्लीय है ना क्षारीय हैं। उभयधर्मी वो हैं जो दोनों हैं, अम्लीय प्रकृति भी क्षारीय प्रकृति भी। अम्लीय मतलब खाली अम्लीय, क्षारीय मतलब खाली क्षारीय। ठीक है, तो एक बड़ी आसान सी बात बोलूं, धातु के ऑक्साइड सारे क्षारीय होते होंगे, है ना। धातु के ऑक्साइड सारे क्षारीय होते होंगे और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए वो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं उनको शुरुआत में। ठीक है, उभयधर्मी किसके होते हैं वो समझते हैं हम लोग बात, उदासीन क्या है वो समझते हैं हम लोग बात। तो मैं एक एक करके लिस्ट बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा और उसको ध्यान रखते रहिएगा।
हमने क्या लिस्ट बोली? हमने बोला सबसे पहले आ रहे हैं लिस्ट में न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सबसे पहले लिस्ट में आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, उदासीन ऑक्साइड्स। कौन कौन से होते हैं प्लीज ध्यान से देखिए। हम बोलेंगे CO, हम बोलते हैं NO, हम बोलते हैं N2O। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ये है मेरे न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये उदासीन रहते हैं हमेशा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स की। उभयधर्मी ऑक्साइड्स की। उभयधर्मी ऑक्साइड्स याद करने का तरीका होता है, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला राउंड है ये इसका। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम इसको क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे आस या आज, फेर, सब, कार, वेंटो, टेरा। ये जो मैंने नाम लिखे हैं एज इट इज यही नाम याद रखने जरूरी है, इसके पीछे एक लॉजिक है। आज, फेर, सब, कार, वेंटो, टेरा। ठीक है, आर्सेनिक के लिए आज, फेरस के लिए फेर, एंटीमनी के लिए सब, क्रोमियम के लिए कार, वैनेडियम के लिए वेंटो, टेल्यूरियम के लिए टेरा। आज, फेर, सब, कार, वेंटो, टेरा। मैंने बोला जितने जितने लेटर के ये नाम हैं उतनी उतनी इन पे प्लस में स्टेट आएगी। जैसे आज 3 लेटर है तो आर्सेनिक पे हो गया +3, फेर 3 लेटर है Fe पे हो गया +3, सब 3 लेटर है एंटीमनी पे +3, क्रोमियम, कार, एंटीमनी, क्रोमियम पे +3, वेंटो, वैनेडियम पे +5, टेरा, टेल्यूरियम पे +4। आज, फेर, सब, कार, वेंटो, टेरा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ये तत्व अपनी इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो ऑक्साइड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इनके नाम की जो ट्रिक है वो याद रखनी जरूरी है इंग्लिश में, क्योंकि जितने जितने लेटर के ये नाम है उतनी उतनी उन पे ऑक्सीकरण अवस्था आने वाली है। मतलब क्रोमियम बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता होगा, वैनेडियम बहुत सारी अवस्था दिखाता होगा, पर +5 वाला, +3 वाला ऑक्साइड जो है इसका, +5 वाला सॉरी, वो उभयधर्मी है। क्रोमियम बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता होगा पर +3 में जो ऑक्साइड बनता है वो उभयधर्मी है। Sb का +3 में, Fe का +3 में, आर्सेनिक का +3 में, टेल्यूरियम का +4 में। अब आपको पता है ऑक्साइड आयन क्या होता है? O पे -2। ऑक्साइड आयन क्या होता है? O पे -2। ठीक है, तो हम बोलेंगे आर्सेनिक का ऑक्साइड हो जाएगा आर्सेनिक पे +3, O पे -2। हमने करा क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला बन गया AS2O3। इसी तरह Fe पे +3, O पे -2, हमने करा क्रिस क्रॉस, ये बन गया Fe2O3। हमने बोला एंटीमनी पे +3, O पे -2, हमने करा क्रिस क्रॉस, ये बन गया Sb2O3। ठीक है, इसी तरह मैंने बोला क्रोमियम पे +3, O पे -2, मैंने करा क्रिस क्रॉस, ये बन जाएगा Cr2O3। मैंने बोला वैनेडियम पे +5, O पे -2, हमने करा क्रिस क्रॉस, ये बन जाएगा V2O5। हमने बोला टेल्यूरियम पे +4, O पे -2, मैंने करा क्रिस क्रॉस, ये बन जाएगा Te2O4, यानी कि इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं TeO2। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं इन तत्वों के, वो कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आज, फेर, सब, कार, वेंटो, टेरा सारे कवर कर लेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ये बताओ समझ में आया क्या? आज, फेर, सब, कार, वेंटो, टेरा समझ में आया क्या? ये जो ऑक्साइड्स हैं ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। जल्दी बताएं, क्लियर है क्या? यस, हाँ जी, जल्दी बताएं। यस, जल्दी बताएं प्लीज। यस,
हाँ भाई, हाँ जी, सही है क्या? ठीक है, चलो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ZNO भी होता है और भी होता है, तो बेटा अभी मैंने फर्स्ट लिखा है ना, अभी सेकंड तो आने दो, है ना, सेकंड तो आने दो। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकृति दिखाते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दिखाते हैं। आज फिर सब कार वेंटोटेरा। ठीक है, बढ़िया। चलो आओ आगे बढ़े, अगले उसमें चलें, एम्फोटेरिक के केस पे, अगले उभयधर्मी के केस पे चलें। ध्यान से सुनना, अगला सेकंड, अगला सुनना ध्यान से केस, ये लाइन, ये लाइन, इसके लिए क्या ट्रिक है सुनो ध्यान से। हम बोलते हैं जानू, हम बोलते हैं जानू सुन बे, जानू सुन बे, आलिया तो, ये तो हमने बीच में ऐसे फिलर डाला है, आलिया तो गई, कहां गई? पंजाब से कनाडा। पंजाबी जो होते हैं उन्हें हर बार कहां जाना पसंद होता है? सारे पंजाबी कहते हैं हम तो कनाडा जाएंगे। तो आलिया भी एक पंजाबी लड़की थी जो चली गई पंजाब से कनाडा। तो जानू सुन बे, आलिया तो गई पंजाब से कनाडा। अब भाई ये क्या लिखा है सर इसमें? तो बेटा जी इसमें मैंने ये ट्रिक ऐसी फनी इसलिए बनाई है क्योंकि इनके सभी ऑक्साइड, इन तत्वों के सभी ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे पीछे वालों में तो एक एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट थी, पर इनके सभी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, चाहे तुम कोई भी उठा लो। जैसे जिंक की अगर मैंने बात करी, जैसे अगर मैंने जिंक की बात करी, तो जिंक जो होता है वो केवल +2 दिखाता है, तो उसका ऑक्साइड है ऑक्सीजन पे -2। हमने करा क्रिस क्रॉस, ये बनेगा ZNO, तो ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगर मैंने SN की बात करी, टिन की, तो टिन 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा सकता है, +2 और +4। आपको कैसे पता चलेगा? अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो इसका ऑक्साइड होता है और इसका भी ऑक्साइड होता है, तो इसका ऑक्साइड होगा SNO और इसका ऑक्साइड होगा SNO2। दोनों ही क्या होंगे? उभयधर्मी होंगे। ठीक है। अगर मैंने बात करी बेरिलियम की, तो बेरिलियम पे है +2, ऑक्सीजन पे है -2। अगर इसका ऑक्साइड होगा BeO, तो ये भी क्या होगा? उभयधर्मी। ठीक है। अगर मैंने बात करी एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम पे +3, ऑक्सीजन पे -2। अगर मैंने ऑक्साइड बनाया तो वो होगा Al2O3, और ये भी कैसा होगा? उभयधर्मी। सही है, Al2O3 ये भी कैसा होगा? उभयधर्मी। अगला सुनना, गैलियम पे क्या होगा भाई बताओ? +1 और ऑक्सीजन पे होगा -2, या फिर गैलियम पे होगा +3, ऑक्सीजन पे होगा -2। तो यहां से बनेगा Ga2O और यहां पे बनेगा Ga2O3। दोनों ही कैसे होंगे? उभयधर्मी। ठीक है। अगर मैंने लेड पे बात करी, तो लेड में Pb पे +2 भी होता है, Pb पे +4 भी होता है, ऑक्साइड आयन है तो ऑक्सीजन पे -2 भी है, तो ये बनेगा PbO और ये बनेगा PbO2। ठीक है। एक Pb का मिक्स्ड ऑक्साइड भी होता है, Pb3O4। सभी क्या होंगे? उभयधर्मी। ध्यान रखिएगा, सभी होंगे उभयधर्मी। ऐसी अगर मैंने कैडमियम की बात करी, तो जिंक की तरह कैडमियम पे भी +2 ही होता है, तो इसका ऑक्साइड बना CdO, ये भी कैसा होगा? उभयधर्मी। ये भी कैसा होगा? उभयधर्मी।
तो इनके कोई भी ऑक्साइड हो, किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड हो, वो सबके सब कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। जबकि जो आपने पीछे श्रेणी देखी, उनकी एक पर्टिकुलर ऑक्सीकरण अवस्था ही एम्फोटेरिक होती है। जैसे वैनेडियम में V2O3 होता है, V2O5 है, V2O होता है ना, अलग अलग है। तो हम बोलेंगे सिर्फ V2O5 उभयधर्मी है, बाकी नहीं है, ठीक है। पर इनके सभी उभयधर्मी हैं। जानू सुनबे, आलिया गई पंजाब से कनाडा। और इस तरह मैंने सारे उभयधर्मी ऑक्साइड जो आपके कोर्स में है कवर कर लिए। इनके बाहर सवाल नहीं आएगा, देखिए ध्यान से, इनके बाहर सवाल नहीं आएगा, देखिए ध्यान से और इसको लिखें, देखिए ध्यान से और इसको लिखें, ठीक है? पक्का जी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, चलेंगे आगे, ठीक है? ओके बेटा, कोई भी ऑक्साइड हो, Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड होता है। ये होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक होता है PbO, ठीक है, और एक होता है ये बनता है PbO से, PbO2 से, और कुछ कॉम्बिनेशन और होता है, ठीक है। बट ठीक है, हमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसका मेरे को याद नहीं आ रहा है, चेक। बट Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, लेड के 2-3 ऑक्साइड का मिश्रण होता है। बट हाँ, आपको सिंपल ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? पक्का जी? चलो आगे बढ़ें क्या? ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा Pb3O4, शायद PbO2 और Pb2O कुछ तो कॉम्बिनेशन था। आई विल हैव अ लुक एक बारी, ठीक है। चलो बढ़िया, यहां तक सही है सब। उभयधर्मी ऑक्साइड आ गए। अगर उभयधर्मी हो गया तो हमारा एक बड़ा पोर्शन कवर हो गया। अब हम चलते हैं अम्लीय और क्षारीय की तरफ। अब हम चलते हैं अम्लीय और क्षारीय की तरफ। क्या होते हैं अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड? ध्यान से समझें, क्या होते हैं अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड? ध्यान से समझें। तो हम बोलते हैं कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय प्रकृति के, और जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के। धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं कैसे? कैसे? धात्विक ऑक्साइड होते हैं क्षारीय प्रकृति के, अधात्विक ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के। तो ध्यान से देखना, अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है तो क्षारीयता का क्रम बढ़ता है ना। इसी तरह आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर अधात्विक लक्षण बढ़ता है तो अम्लीयता का क्रम बढ़ता है। ये बात आपको समझ में आती है? ये बात आपको समझ में आती है? क्योंकि अधातु बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, धातु बढ़ते जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो हम बोलेंगे आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर, आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर अधात्विक लक्षण बढ़ता है। आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर अधात्विक लक्षण बढ़ता है तो अम्लीयता ऑक्साइड्स की बढ़ती है, तो ऑक्साइड्स की अम्लीयता बढ़ती है। तो ऑक्साइड्स की अम्लीयता बढ़ती है। इसी तरह मैंने एक और बात बोली कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर
आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, धात्विक लक्षण बढ़ता है, तो हम बोलेंगे ऑक्साइड्स की क्षारीयता बढ़ती है। ऑक्साइड्स की क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक और बात ध्यान से सुनना, एक और बात ध्यान से सुनना। ऑक्साइड्स की अम्लीयता निकालने का एक ये पॉइंट हमने लिखा, एक ये पॉइंट हमने लिखा क्रम निकालने का। एक पॉइंट और लिखते हैं, हम बोलेंगे ऑक्साइड्स का अम्लीय सामर्थ्य हम बोलेंगे समानुपाती होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ केंद्रीय परमाणु। अगर एक ही तत्व के बहुत सारे ऑक्साइड हैं तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी हम बोलेंगे उसका अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी हम बोलेंगे अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करें। जैसे हमने बोला एग्जाम्पल MnO, MnO2 या MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। अगर मेरे पास ये सारे Mn के ऑक्साइड हैं तो इनमें अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या होगा, हमें बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम क्या होगा, इन ऑक्साइड्स का अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा। तो बात को ध्यान से समझें, यहां Mn पे +2 होगा, यहां Mn पे +3 होगा, यहां Mn पे +4 होगा, यहां Mn पे +7 होगा। ठीक है, हर बार Mn पे ऑक्सीकरण अवस्था चेंज होती जा रही है। अगर Mn पे ऑक्सीकरण अवस्था चेंज होती जा रही है तो पहली बात आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आनी चाहिए। रेडॉक्स में आप लोगों ने सीखा होगा, अगर वो ऑक्सीकरण अवस्था का क्रम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा Mn2O7, फिर होगा MnO2, फिर होगा Mn2O3 और फिर होगा MnO। प्लीज देखें ध्यान से, ये हो गया हमारे पास अम्लीय सामर्थ्य का क्रम, ये हो गया हमारे पास अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हाँ जी, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? यस, हाँ जी, ठीक है क्या? हाँ भाई, ठीक है क्या? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताओ। इसके बाद एक उभयधर्मी का क्रम और बताऊंगा, बस फिर हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, अक्रिय युग्म प्रभाव। सेंटर एटम का पता कैसे चलेगा बेटा, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के अलावा जो भी तत्व है वो सेंट्रल एटम ही है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो ध्यान से देखना, धातुओं के 3 उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। धातुओं के 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एक होता है MnO2, एक होता है ZrO2 जिरकोनियम का ऑक्साइड, और एक होता है टाइटेनियम का ऑक्साइड। ये है Mn, Zr, टाइटेनियम। ये 3 ऑक्साइड्स हैं जो हम क्या बोला है, ये तीनों भी एम्फोटेरिक है, जो आपको पता होने चाहिए, लिस्ट में ऐड कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, ये धातुओं के ऑक्साइड्स हैं। पीछे मैंने धातु धातु सब मिला के बताए थे, ये धातुओं के हैं। ओके,
चलो बढ़िया है। अगर यहां तक की सारी बातें ठीक हैं, अगर यहां तक की सारी बातें ठीक हैं, तो ये देखो अधात्विक सारे अम्लीय, धातु सारे क्षारीय। जनरली ऐसा नहीं होता कि धातुओं में अम्लीयता नहीं आती, ये देखो ना धातुओं में अम्लीय सामर्थ्य हमने लिखा है, पर इन जनरल किसी धातु अधातु को कंपेयर करोगे तो अधातु वाला अम्लीय कहलाता है, धातु वाला क्षारीय कहलाता है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक की बातें सही है। तो बेटा इसी के साथ हमने सारी ऑक्साइड की प्रकृति वाले टॉपिक देख लिए, हमने हर तरीके का ऑक्साइड कवर करने की कोशिश कर ली। ठीक है, बढ़िया है ना। अब आगे सुनो आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, इस चैप्टर को खत्म करते हैं, आखिरी टॉपिक पे आते हैं। अगला सेशन प्योर पीवाईक्यू होगा, प्योर पीवाईक्यू होगा। समय बचा तो हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर लेंगे, समय बचा तो हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर लेंगे। जहां तक है ऐसा करेंगे, 1 घंटा पीवाईक्यू प्रैक्टिस, बचे हुए टाइम में केमिकल बॉन्डिंग। सही है, चलो ध्यान से सुनना, क्योंकि 2 घंटे पीवाईक्यू करने का भी कोई तुक नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। उतना मुझे पता है सब बच्चे पढ़ के नहीं आएंगे, 1 घंटे में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। सही है, चलो आओ ध्यान से शुरू करते हैं। आखिरी टॉपिक इनर्ट पेयर इफेक्ट, आखिरी टॉपिक इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या मतलब होता है इस टॉपिक का? अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव। यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या होता है अक्रिय युग्म प्रभाव? बेटा ये प्रभाव स्पेशली सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के तत्वों के लिए लगता है, इसलिए इसको कुछ लोग पी ब्लॉक वाले चैप्टर में भी पढ़ाते हैं। बट क्योंकि पीरियोडिक की आप कोई बुक सॉल्व करें, मॉड्यूल सॉल्व करें, या कहीं ना कहीं अगर आप कोई मटेरियल देखें तो आपको पीरियोडिक में भी इसके सवाल दिख जाते हैं, तो पढ़ना जरूरी है। कुछ लोग इसको सीधा पी ब्लॉक में भी पढ़ाते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि खाली पी ब्लॉक के तत्वों पे लगता है। क्या कहता है ये? सिर्फ रूल का नाम समझना। ये रूल ये कहता है कि कभी भी पी ब्लॉक में किसी भी वर्ग में जब नीचे जाते हैं तो लेस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ज्यादा होता है हाई ऑक्सीकरण अवस्था से, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ज्यादा होता है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था से। ठीक है, किसी भी वर्ग में नीचे चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बोरॉन फैमिली, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये केवल वर्ग नंबर 13 पे लगता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड वर्ग नंबर 14 में लगता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और 15 में लगता है। इसके आगे नहीं लगता। तो केवल पी ब्लॉक तत्वों में लगता है, वो भी केवल वर्ग 13, 14, 15 में, केवल इन 3 वर्गों में लगता है। कैसे लगता है बात को समझो। हम बोलेंगे ये है वर्ग नंबर 13, इसका विन्यास है NH2NP1। ये है वर्ग नंबर 14, इसका विन्यास है NH2NP2। ये है वर्ग नंबर 15, इसका विन्यास है NH2NP3। सही बात है, क्लियर है? इस बात को ध्यान से समझें। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे NH2NP1 इसकी किसी भी वर्ग की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? किसी भी वर्ग की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? उसके संयोजी कोश के टोटल इलेक्ट्रॉन्स का सम। यहां 2 s में है, 1 p में है, तो मैक्सिमम हो गई +3। ठीक है, यहां पे मैक्सिमम हो गई +4, यहां पे मैक्सिमम हो गई +5। ठीक है, तो हाईएस्ट +3, +4, +5 संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन का सम। इससे जस्ट कम वाली कौन सी होती है? इससे जस्ट कम वाली कौन सी होती है? लो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? मिनिमम नहीं पूछा, जस्ट कम। तो खाली पी के इलेक्ट्रॉन गिन दो। यहां पे पी में है +1, एक ही है तो +1। यहां पे अगर लो की बात करोगे तो यहां पी में है 2, तो केवल +2। और यहां अगर लो की बात करोगे तो पी में है 3, तो यानी कि +3। तो जब एस और पी के टोटल काउंट कर दोगे तो वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी, खाली पी वाले काउंट करोगे तो वो लेस ऑक्सीकरण अवस्था में काउंट होगा। तो सवाल ये कह रहा है, सवाल क्या, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अक्रिय युग्म प्रभाव के हिसाब से जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाते हैं,
जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व कम होता है, लो का स्थायित्व बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैंने यहां बात करी तो मैं अगर एल्यूमिनियम के लिए बात करूंगा तो मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम के लिए हाई का स्थायित्व ज्यादा है, +3 का स्थायित्व +1 से ज्यादा है। गैलियम के लिए +3 का स्थायित्व +1 से ज्यादा है। पर अगर आप आखिरी मेंबर की बात करो, इंडियम के लिए भी +3 का स्थायित्व +1 से ज्यादा है। परंतु अगर तुम आखिरी मेंबर की बात करोगे थैलियम, तो थैलियम के लिए +1 का स्थायित्व +3 से ज्यादा होगा। लेस ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व हाई से ज्यादा होता है। ऐसे ही अगर सिलिकॉन के लिए बात करोगे तो आप बोलोगे सिलिकॉन के लिए ऑब्वियसली +4 का स्थायित्व +2 से ज्यादा। ठीक है, हम बोलेंगे टिन के लिए +4 का स्थायित्व +2 से ज्यादा। पर अगर हम आखिरी मेंबर की बात करेंगे तो आखिरी मेंबर के लिए +2 का स्थायित्व +4 से ज्यादा होगा। लेस ऑक्सीडेशन स्टेट हाई वाले से ज्यादा स्टेबल। इसी तरीके से अगर मैंने यहां बात करी तो फास्फोरस के लिए +5 का स्थायित्व +3 से ज्यादा, एंटीमनी के लिए भी +5 का स्थायित्व +3 से ज्यादा। परंतु आखिरी मेंबर जो है बिस्मथ, उसके लिए +3 का स्थायित्व +5 से ज्यादा होगा, है ना। लेस ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व हाई से ज्यादा होता है आखिरी मेंबर्स पे, सिर्फ आखिरी मेंबर्स पे। ठीक है, तो ये कहां लगता है? वैलिड फॉर लास्ट मेंबर्स। लास्ट एलिमेंट। अब आप कहोगे सर फिर ये ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऑक्सीजन वाले का आखिरी तत्व है पोलोनियम, जो रेडियोधर्मी है, रेडियोधर्मी पे रूल नहीं लगता। हैलोजन वालों का आखिरी तत्व है एस्टेटाइन, रेडियोधर्मी है, उन पे भी नहीं लगता। और अक्रिय गैसों के लिए तो कुछ डिफाइंड ही नहीं होता। तो केवल वर्ग नंबर 13, वर्ग नंबर 14, वर्ग नंबर 15 की इनके लिए हाई स्टेट से ज्यादा स्टेबल लेस स्टेट है, हाई स्टेट से ज्यादा स्टेबल लेस स्टेट है। ये है रूल। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, इस प्रभाव के अनुसार, इस प्रभाव के अनुसार वर्ग में नीचे आने पर लास्ट के तत्वों में या लास्ट के तत्व में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट से अधिक होता है। निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट से अधिक होता है। दैट्स इट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये सीखेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, ये सीखेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। यहां तक देखो भाई, यस यहां तक देखो भाई, समझ में आया क्या? यहां तक देखिए प्लीज, समझ में आया क्या? अक्रिय युग्म प्रभाव क्लियर है क्या? हमने बोला लेस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हाई वाले से ज्यादा होती है। लेस का मतलब क्या होता है आपको वो भी बता दी और ये भी दिखा दिया। इस पे क्वेश्चन आता है, लेड के लिए कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +2 या +4? बिस्मथ के लिए कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +3 या +5? तो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। इंडियम के लिए +3 स्टेबल है, बट थैलियम के लिए +1 स्टेबल है। ठीक है, रेडियोधर्मी तत्व रिजवान वो होते हैं जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं और उनको हम पढ़ते नहीं हैं। होमवर्क के लिए डीपीपी आपको मिली है, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। मॉड्यूल से एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, प्लस नोट्स रिवाइज करना। ठीक है जी, और इसी के साथ हमारी क्लास होती है समाप्त, चैप्टर भी होता है समाप्त। अगली क्लास में PYQs करेंगे और अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ के आना, सारी चीजें रिवाइज करके आना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।